हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनीष पारिक इन फ्रंट ऑफ यू। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो हम बात करेंगे हमारे क्लास 11th के थर्ड चैप्टर पे बात करेंगे, जो कि हम स्टार्ट कर रखे थे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था स्टूडेंट्स पीरियोडिक ट्रेंड्स पे, कि कैसे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वैरी करती हैं पीरियोडिक टेबल में। लास्ट जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी वो पढ़ी थी हमने एटॉमिक रेडियस। अब हम आज एक नई प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है हमारी क्या, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, या फिर इसे आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं, एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे पहले तो देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी है क्या। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है, हमें पता है कि हमारा जो एटम है उसके न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, ये जो न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में क्या है, आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है इसके बीच में। अब हमें अगर करना क्या है, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से बाहर निकालना है, इस एटम से क्या करना है, बाहर निकालना है, तो हमें इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। या फिर हम क्या कहें कि हमें एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज़्यादा, यानी कि अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इस अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट मुझे काम करना पड़ेगा और उसको एनर्जी देनी पड़ेगी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाए। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो हमें रिक्वायर्ड है इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से बाहर निकालने के लिए। ये हम क्या करेंगे, कुछ एनर्जी इसको देंगे तभी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा, इस फोर्स को छोड़ करके, इस अट्रैक्शन को छोड़ करके। तो आयनाइजेशन एनर्जी सिंपली क्या है, यहाँ लिख रहा हूं मैं डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove a electron from an isolated neutral gaseous atom। ये इसकी डेफिनेशन है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम, की एक आइसोलेटेड यानी कि किसी के साथ बॉन्डेड नहीं है, वो किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं बना रखा, किसी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है उस एटम का, वो अलग से पड़ा है, ठीक है। उस एटम का जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन, रिमूव अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो सबसे दूर है उससे, न्यूक्लियस से, वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसे हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए मेरे पास सोडियम था, सोडियम में से मेरे को एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो क्या होगा, Na+ में एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये कैटायन में फॉर्म हो जाएगा। अब इस Na का ये जो Na+ में कन्वर्ट किया है, इसके लिए मुझे इस Na को कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके ये ऐसा होगा। और ये जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। समझ में आई बात कि क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी। तो सिंपली क्या है कि एक आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम में से जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है उसे बाहर निकालना है, इनफाइनाइट पे भेजना है हमें उस एटम से निकाल करके, तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी हमें वो क्या हो जाएगी, हमारी आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये डेफिनेशन होगी आयनाइजेशन एनर्जी की। और आयनाइजेशन एनर्जी में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, हमें पढ़ना होता है जो दूसरा टॉपिक आयनाइजेशन एनर्जी के रिलेटेड है, वो है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी समझो कि आयनाइजेशन एनर्जी की किसी एक एटम से रिगार्डिंग, जैसे मैंने ये बताया आपको कि ये सोडियम है, इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, Na+ में एक इलेक्ट्रॉन, तो ये मैंने पहली बार इसको फर्स्ट आयनाइजेशन किया और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, यानी कि Na+। इस एनर्जी को मैं कहता हूं IE फर्स्ट मींस आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। अब इसी सोडियम एटम में से Na+ में से एक और इलेक्ट्रॉन मैं बाहर निकालता हूं, तो क्या हो जाएगा, Na+2 और इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें से क्या किया मैंने, इसी एटम में से दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है। अब जो एनर्जी देनी पड़ी है तो वो भी आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन उसे क्या कहेंगे हम, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड। तो ये क्या है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है। ऐसे ही मान लीजिए इस
सोडियम में से मैंने तीसरा एटम और निकाला, इसी एटम में से तीसरा इलेक्ट्रॉन और निकाला, तो क्या बन जाएगा Na+3 प्लस इलेक्ट्रॉन। यहाँ जो एनर्जी दी मैंने, ये क्या थी मेरी आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड थी। तो ये जो एक ही एटम से मैंने कंटिन्यूस जो इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं और जो जो आयनाइजेशन एनर्जी दी है, इन आयनाइजेशन एनर्जी को यानी कि IE फर्स्ट, IE सेकंड, IE थर्ड को ही हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज कहते हैं। और इस सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखना कि इन सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर कि IE थर्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन IE सेकेंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन IE फर्स्ट, यानी कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाती है, हायर होती जाती है। याद रखना ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये चीज यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, किसी चीज पे, किसी नेचर पे, किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगी ये, कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो हमेशा ज्यादा होगी। कि IE थर्ड सिंगल एटम का मैं बता रहा हूँ ना, सेम एटम, आयनाइजेशन एनर्जी का, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ही क्या हुआ, एक ही एटम से आप कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते जा रहे हो। तो आपने पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो उसे हमने क्या कह दिया, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। उसी एटम में से दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो इसे क्या कह दिया, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड। और उसी एटम में से तीसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो इसे हमने क्या कह दिया, आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज ग्रेटर होती है या बढ़ती जाती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड ज्यादा होगी, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड से ज्यादा होगी, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से। अब ऐसा क्यों होता है, देखो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा क्यों होती है, समझना है इस चीज को कि क्या हुआ, जैसे एक एटम में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब क्या हो गया कि सोडियम में से मैंने एक एटम निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, सोडियम प्लस बन गया। यहाँ पे मान लीजिए 11 इलेक्ट्रॉन थे मेरे पास, 2s281। तो यहाँ पे क्या था, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब क्या आ गया, देखो अब यहाँ पे क्या हुआ मेरे पास, जब ये सोडियम था एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसमें जो प्रोटॉन्स थे यानी कि न्यूक्लियर चार्ज था वो तो मेरा सेम ही है ना। न्यूक्लियर चार्ज मतलब कि मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 11 है। तो 11 प्रोटॉन्स क्या कर रहे थे, पहले 11 इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन लगा रहे थे। मैं बता रहा हूं आपको कि आयनाइजेशन एनर्जी क्यों इंक्रीज होती है, ये चीज बता रहा हूं कि न्यूक्लियर चार्ज तो कितना है हमारे पास, 11 ही है सोडियम के लिए, यानी कि सोडियम के अंदर क्या है हमारे पास जो 11 प्रोटॉन है, यानी कि न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन है। तो 11 प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं 11 इलेक्ट्रॉन को। अब क्या हो गया, आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट देके, अब इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 10, लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी 11 ही है। यानी कि पहले 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे, अब 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अट्रैक्शन पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो जो पावर थी वो 10 इलेक्ट्रॉन पे लग रही है, तो अट्रैक्ट करने की पावर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यानी कि अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा तो उसे तोड़ने के लिए यानी कि उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। इस तरीके से काम करती है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाते हैं सेम एटम में से, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाता है, आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है। और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से क्या होता जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, समझ में आया आयनाइजेशन एनर्जी क्या है और सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। देख लेना वो जो मैंने ऑर्डर लिखाया था, न्यूमेरिकल दूंगा, क्वेश्चन दूंगा और गलत करोगे। कैसे कि आयनाइजेशन, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करती है या किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी। कैसे आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है फैक्टर्स पर। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है हमारा एटॉमिक साइज। क्या है हमारा, एटॉमिक साइज, कि कैसे एटम के साइज पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करेगी। तो एक बात बताओ कि एटॉमिक साइज का मतलब क्या हो गया, ये पहले हमारा एक एटम ये है और एक एटम मेरा ये है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। खुद से बताओ कि किस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। सोचो, इस इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा होगा न्यूक्लियस के साथ में, या इस अट्रैक्शन फोर्स का जो इसका जो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा होगा। तो हमें सिंपल सा पता है अट्रैक्शन फोर्स किस पे ज़्यादा होगा, इस दोनों में ज़्यादा होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या है,
इसके नज़दीक है, नज़दीक है तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। जब अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो आपको एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, तो डिस्टेंस ज़्यादा है तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो आपको एनर्जी भी कम देनी पड़ेगी। यानी कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाता है, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो एटॉमिक साइज के अगर रिगार्डिंग बात करूं मैं, तो एटॉमिक साइज के रिगार्डिंग हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एटॉमिक साइज के, एटॉमिक साइज के। दैट मीन्स जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ओके, सेकंड अगर फैक्टर पढ़े हम, सेकंड फैक्टर क्या होगा हमारे पास, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का सिंपली मीन्स क्या हुआ कि न्यूक्लियस पे कितना पॉजिटिव चार्ज है, कितना अट्रैक्शन लगाएगा। तो जितना हमें पता है कि जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, यानी कि जितना कि प्रोटॉन के नंबर बढ़ेंगे, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, उतना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। उतना अट्रैक्ट करेगा, उतना अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, उतनी ही हमारी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उतनी ही आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो न्यूक्लियर चार्ज के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयनाइजेशन एनर्जी, या हम कहें आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियर चार्ज के। देखो कैसे कि हमारे पास हमें पता है कि ये हमारा कोई एटम है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक ये एटम है इस पे भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है, यहाँ हमारे पास मान लीजिए 5 प्रोटॉन है और यहाँ हमारे पास क्या है, 10 प्रोटॉन है। तो अब बताओ अट्रैक्ट कौन ज़्यादा करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को कौन ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, 5 प्रोटॉन वाला कि 10 प्रोटॉन वाला। ऑब्वियसली 10 प्रोटॉन वाला ज़्यादा पावर से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब ज़्यादा पावर से अट्रैक्ट करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी भी तो ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है, यानी कि क्या है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, थर्ड जो फैक्टर है जिसपे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है वो है हमारा क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या है हमारा थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे कैसे, जितना ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, कोई भी एटम जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि कोई स्टेबिलिटी गेन कर रखा है तो वो अपनी स्टेबिलिटी क्यों खराब करेगा, अपनी स्टेबिलिटी क्यों लूज करेगा। तो अगर उस स्टेबिलिटी को तोड़ना है, आपको स्टेबिलिटी को रिमूव करना है, तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ज़्यादा फोर्स लगाने का मतलब उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल कंडीशन में है तो उसमें उतनी ही ज़्यादा हमें क्या करनी पड़ती है, आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे देखो, आपको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग मैंने आपको बात बताई थी प्रीवियस क्लास के अंदर कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से होते हैं। हमारे पास जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो 2 ही होते हैं, या तो हाफ फील्ड या फिर क्या होगा, फुल फील्ड। फुल फील्ड, ये जो 2 हैं ये क्या होती हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि पूरी पीरियडिक टेबल में जो हमारी नोबल गैसेज होती है, इनर्ट गैसेज होती हैं, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होने का कारण क्या है, उनका फुल फील्ड ही तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे हीलियम की बात करूँ मैं, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2। नियॉन की बात करें तो क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6। तो ये क्या है, फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए ये क्या है, स्टेबल है। तो अगर आपका क्या आ जाए, जैसे हाफ फील्ड का मतलब क्या हुआ, p3, d5, f7। फुल फील्ड का मतलब क्या हुआ, p6, d10, f14। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाते हैं तो ये हमेशा क्या होंगे, स्टेबल होंगे। ये क्या होंगे, हमेशा स्टेबल होंगे। अगर स्टेबल होंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी हमें, अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो वहां हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। यानी कि अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। देखना जब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएंगे, ध्यान देना, P3, D5, P6, 10, 4, तो ये जो हमारे दोनों फैक्टर हैं, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज, ये इफेक्ट नहीं करेंगे। यानी कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला जो फैक्टर है वो इन दोनों पर क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। अभी बताऊंगा, एग्जांपल से बताऊंगा ये चीज़ कैसे, कि कैसे डोमिनेट करेगा। यानी कि जहां स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएंगे वहां चाहे एटॉमिक साइज का कोई भी इफेक्ट पड़ रहा हो, न्यूक्लियर चार्ज का कोई भी इफेक्ट पड़ रहा हो, कुछ काम नहीं करेगा। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला काम करेगा। यानी कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, फोर्थ जो फैक्टर है हमारा
जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है वो है हमारा क्या, पेनिट्रेशन इफेक्ट या पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। फोर्थ है हमारा क्या, पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ सब शेल्स। अब क्या हुआ, मैंने आपको बताया था पेनिट्रेशन इफेक्ट, पहले बता चुका हूं मैं आपको कि जो हमारे सब शेल्स होते हैं SPDF, उनमें पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है S का, फिर P का, फिर D का, फिर F का। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब कि किसी भी, मैंने आपको बताया था जैसे कि ये न्यूक्लियस है, इसको S क्या करता है, S सबसे क्लोज होता है इसके, S का जो इलेक्ट्रॉन होगा, S का इलेक्ट्रॉन होगा, उसका अट्रैक्शन क्या होगा, इस पे ज़्यादा होगा। और जो D वाला है, D वाला क्या होगा, थोड़ा दूर होगा सब शेल। उसकी स्ट्रक्चर भी कैसी होती है, हमें पता है डम्बल शेप होती है, फुली स्फीयर नहीं होती, तो वो न्यूक्लियस को क्या करेगा, न्यूक्लियस की पावर को कम नहीं कर सकता। इस तरीके से क्या होता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट जो होता है, S का ज़्यादा होगा, P का उससे कम, D का उससे कम और F का उससे कम। अब S जो है उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा है, यानी कि वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है, ज़्यादा नज़दीक है, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना भी क्या होगा, उतना ही मुश्किल होगा, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हमारे पास पेनिट्रेशन इफेक्ट, यानी कि आपको ये कह दे, एक हमारे पास 3s है, एक 3p है और एक 3d है। इन तीनों सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3s के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, 3p के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन है। आपको पूछ लिया जाए भी भाई इन तीनों में से, देखो शेल तो सेम ही है ना, थर्ड, सब शेल चेंज हो रहा है sp_d। आपको कह दीजिए इन तीनों सब शेल में से भाई किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, या फिर ये पूछा जाए कि आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे, तो मैंने क्या बताया, पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट S का सबसे ज्यादा, यानी कि न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा कौन होगा नजदीक, S नजदीक होगा। तो S नजदीक होगा तो इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन भी क्या होगा, S इलेक्ट्रॉन वाले का ज्यादा होगा। अब इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वहां पे एनर्जी भी हमें क्या देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3s वाले इलेक्ट्रॉन पे सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर 3p पे, फिर 3d पे। इस तरीके से पेनिट्रेशन इफेक्ट का हम देखते हैं कि कैसे इफेक्ट करता है। तो जो s ऑर्बिटल है, अब देखो ये तो बात थी ना, मैंने बताया था S सब शेल क्या होगा, नजदीक होगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन ये है, तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ज़्यादा होगा। और इसकी शेप भी मैंने आपको बताई थी, स्फेरिकल होती है, तो ये क्या करता है, ज़्यादा इसको ज़्यादा इफेक्ट करता है न्यूक्लियस। और जो D होती है, मैंने उसकी शेप बताई थी आपको, डम्बल शेप, यानी कि इस यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर जो न्यूक्लियस का इफेक्ट पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, ये पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है। तो ये 4 इफेक्ट की हमने बात की कि आयनाइजेशन एनर्जी इन पे कैसे डिपेंड करती है। तो ये सब बात हो गई हमारी। अब हम बात करते हैं किसकी, वेरिएशन की और कुछ क्वेश्चंस की, जिससे हमारे ये सारे टॉपिक क्या होंगे, क्लियर होंगे। वेरिएशंस यानी कि इस पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करती है, ये हम देखते हैं। देखो वही जैसे कल बताया था आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर कि कैसे कैसे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये मैं बनाता हूँ इस तरीके से पीरियोडिक टेबल, ये लेफ्ट टू राइट पीरियड्स, ये अप टू डाउन ग्रुप्स। अब हम आयनाइजेशन एनर्जी का इफेक्ट देख रहे हैं, वेरिएशन देखनी है, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी कैसे कैसे वेरी करेगी किसी भी पीरियोडिक टेबल में। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे बताओ भाई क्या होता है साइज के साथ में। लेफ्ट टू राइट जाने पे सोचो, दिमाग डालो, कल ही क्लास में बात की है हमने कि लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियड में साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। कल मैं डिस्कस कर चुका हूं ये बातें। न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। अच्छा, साइज डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब नीचे आओ, अप टू डाउन जाने पे ग्रुप में साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अच्छा एक बात सुनो, ये जो प्रॉपर्टीज होती है ना जिनकी हम बात कर रहे हैं, अगर कोई एक प्रॉपर्टी है, लगभग ऐसी प्रॉपर्टीज मिलेंगी सारी की सारी आपको, अगर वो पीरियड में क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो वो ग्रुप में क्या करेगी, डिक्रीज ही करेगी। इसी तरीके से होता है एक दूसरे का, अगर पीरियड में कोई चीज़ डिक्रीज कर रही है तो वो ग्रुप में क्या करेगी, इंक्रीज करेगी डाउन जाने पे। ठीक है, अब ये देखो कैसे, जैसे हम बात करें कि कोई भी ग्रुप ले लेते हैं, जैसे पहले वाले ग्रुप ले लेते हैं हम, एलिना की रब से फरियाद, है ना। अब यहाँ जा रहे हो तो यहाँ पे एक शेल, यहाँ पे 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल,
तो शेल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, इनकी साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस पर, और यहाँ पे चौथे शेल में जो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड भी क्या होगी, कम होगी। इस तरीके से जनरल ट्रेंड है, जनरल बात आ गई कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है इसकी वजह से। यहाँ पे ग्रुप में अप टू डाउन जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, कारण कि साइज इंक्रीज हो रहा है, शेल नंबर इंक्रीज हो रही है इसलिए साइज इंक्रीज हो रहा है और आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे बात करते हैं हम कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। सुनो, क्योंकि मैंने आपको बताया आपके कंपटीशन में बनते हैं क्वेश्चन कौन से, एक्सेप्शन वाले, कुछ अलग चीज, नॉर्मल ट्रेंड थोड़ी पूछेगा क्वेश्चन के अंदर। आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, नॉर्मल बातें नहीं पूछेगा भाई, वो एक्सेप्शनल बातें पूछेगा। चलो अब हम डिस्कस करते हैं, जैसे हम पहला पीरियड डिस्कस करते हैं। पहले पीरियड में क्या आता है हमारे पास, यहाँ हाइड्रोजन होता है और यहाँ क्या होता है, हीलियम होता है। अब क्या होता है देखो, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है, हम बात करें इधर जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी। अप टू डाउन जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी। यानी कि देखो यहाँ बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, फुल बढ़ जाएगी। फिर अगर नीचे आओगे तो नीचे आने पे क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, यहाँ से कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी और कम होती जाएगी। तो ध्यान दो कि हीलियम जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इस पीरियडिक टेबल में क्या होती है, हाईएस्ट होती है। तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियडिक टेबल किसकी होती है, हीलियम की होती है। किसकी होगी, हीलियम की होगी। और वैसे भी देखो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लो, 1s2 1s2 क्या है, फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है हमारा यहाँ पे। तो ये क्या है, मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखो फिर किस शेल में इलेक्ट्रॉन है, सब शेल में, एस सब शेल में इलेक्ट्रॉन है जो कि सबसे क्लोज है, जिसका पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा है। सारे फैक्टर इसको फेवर कर रहे हैं, एक तो फुलफिल्ड है, एक साइज छोटा है, फिर एस के अंदर इलेक्ट्रॉन है जो जिसका पेनिट्रेशन इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, हाईएस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हीलियम की क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होगी। तो पहले पीरियड की ये बात होगी। अब हम बात करते हैं सेकंड पीरियड की। सेकंड पीरियड क्या था हमारा, ये हमारा सेकंड पीरियड है। तो जनरल ट्रेंड क्या कहता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे तो देखो 1s2 2s1 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p3, यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p6। जनरल ट्रेंड क्या कहता है हमारा, जनरल ट्रेंड कहता है भी लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी कि जनरली हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉर्मल अगर मैं इस ट्रेंड को फॉलो करूं तो नियोन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऐसे इस तरीके से। सबसे कम किसकी होगी, लिथियम की होगी। ठीक है, नियोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, बेरिलियम, लिथियम, ये सब होगा यहाँ पे, ये जनरली ट्रेंड फॉलो करेगा अगर मैं इसकी बात करूँ तो। लेकिन क्या होता है, लेकिन होता है भाई, मैंने आपको क्या बताया था कि फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिकेशन। ध्यान दो, ये देखो इस बाबू का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2 2s2, और एक और बाबू मिलेगा, ये वाला बाबू नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। देखो ये फुल फील्ड, ये क्या है, हाफ फील्ड। तो ये क्या होंगे, मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मैंने आपको बताया था कि मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गया, वो सबसे ज्यादा डोमिनेट करेगा। मैंने आपको कहा था ना, फिर न्यूक्लियर चार्ज और साइज वाले फैक्टर इफेक्ट नहीं करेंगे। यानी कि ये क्या होंगे, स्टेबल होंगे। अब ये स्टेबल किससे ज्यादा होंगे, देखो आयनाइजेशन एनर्जी हमने बात की कि नियोन की ज्यादा है सबसे, फ्लोरीन की, ऑक्सीजन की। तो ये जो अब इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, वेरी करेगी, यानी कि नॉर्मल ट्रेंड को ये फॉलो नहीं करेंगे। यानी कि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। पर ज्यादा किससे होगी, सिर्फ एक एलिमेंट से, यानी कि जो इससे पीछे वाला था बोरॉन वाला, ये बोरॉन को रिप्लेस कर देगा, यानी कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इससे ज्यादा होगी। नियोन वाले की आयनाइजेशन, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। ऐसे नहीं कि वो सब पे वेरी कर देंगे, सिर्फ एक एक एलिमेंट पे इफेक्ट डालेगा। तो यहाँ पे जो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी का सबसे ऑर्डर क्या हुआ, एग्जैक्ट ऑर्डर, ये तो क्या था हमारा, एक्सपेक्टेड था।
कि इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, लेकिन हमारा ओरिजिनल क्या है, जो रियलिटी है हमारी वो क्या है कि लिथियम सबसे कम, फिर बोरॉन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन और फिर नियोन, ये आता है। अब क्वेश्चन कैसे आता है आपके, अगर मैं बात करूं बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो आपका पूछा जाता है कि वाई नाइट्रोजन हैज़ हायर आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, वाई बेरिलियम हैज़ हायर आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू बोरॉन, कि होनी तो क्या चाहिए, कम होनी चाहिए, पर इनकी ज़्यादा क्यों है। तो हम सिंपली कहेंगे, बड़े प्यार से विनम्रता से कहेंगे कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो फुली फिल्ड है, इसलिए ये क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बोनोर से ज़्यादा हो जाती है। यहाँ हम क्या कहेंगे नाइट्रोजन वाले केस में कि इसकी जो आपकी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है P3, इसलिए ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाती है, ऑक्सीजन से बढ़ जाती है। तो हमारा ओरिजिनल ऑर्डर ये होगा आयनाइजेशन एनर्जी का, ये क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी का। ओके, सेकंड पीरियड की बात होगी, इसके बाद थर्ड पीरियड की ओर बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो किस तरीके से बात करेंगे थर्ड पीरियड की। ये हमारा है ना मग अल सी पस कल अर, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, ये 3s2, ये भी क्या हो जाएगा 3s2 4p1 3s2 4p2 सॉरी 3p 3s2 3p 3s2 3p, ये 3p3 3p4 3p5 और 3p6। अब जनरल जो हमारा रूल था वो तो क्या कहता है, इसकी सबसे ज़्यादा फिर कम फिर कम फिर कम फिर कम फिर कम फिर कम और फिर कम, ये होनी चाहिए। बट हमें पता है क्या, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3p3, तो इनकी क्या होगी, अपने अपने एक एटम से क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी। तो सेकंड जो थर्ड पीरियड है हमारा, उसके अंदर आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, सोडियम की सबसे कम, फिर क्या होगा हमारे पास एल्यूमिनियम, फिर क्या होगा हमारे पास मैग्नीशियम, फिर क्या होगा सिलिकॉन, फिर क्या होगा सल्फर, फिर क्या होगा फास्फोरस, फिर क्या होगा क्लोरीन और फिर क्या होगा आर्गन। तो एक पीरियड के अंदर सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी तो किसकी होगी, हमारी नोबल गैसेस की होगी, क्योंकि क्या होता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट पीरियड हो गया। तो इस तरीके से आपको देखना है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब एक और देखते हैं हम क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन देखते हैं। देखो कि आपको क्वेश्चन दे दिया कि कंपेयर करिए आयनाइजेशन एनर्जी किस किस की, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कंपेयर करनी है। मान लीजिए किसकी की हमने, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की। तो देखो ये नाइट्रोजन ये ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, ठीक है। अब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन निकाला आपने, पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो किसमें से आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, ये बताओ 2p3 या 2p4, किसमें से ज़्यादा मुश्किल होगा आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालना। तो ऑब्वियसली हमें पता है 2p3 क्या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि n+ बनाओगे, यहाँ क्या बनाओगे O+, तो किसकी ज़्यादा होगी आयनाइजेशन फर्स्ट एनर्जी, तो नाइट्रोजन की IE फर्स्ट जो है ऑफ नाइट्रोजन ग्रेटर देन IE फर्स्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब मैं बात क्या कर रहा हूँ, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी IE सेकंड। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p2, यहाँ क्या है 1s2 2s2 2p3। अब मैं कंपेयर कर रहा हूं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। बताओ
किसकी ज़्यादा होगी, 2p2 या 2p3। तो यहाँ पे अब की बार ये क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। तो अब इसकी जो यहाँ पे जो n+2 बनेगा, यहाँ पे जो O+2 बनेगा, कौन सा इजीली बन जाएगा, n+2 इजीली बन जाएगा O+3 से, यानी कि IE सेकेंड ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन IE सेकेंड ऑफ नाइट्रोजन। तो ये से कंपेयर करते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी या सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे आपको ये दे दिया, क्या दे दिया आपको, ये जैसे ग्रुप ही दे दिया पूरा का पूरा, जैसे ये दे दिया हमें, इनको कह दिया कि ये एलिमेंट्स है, इनकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताइए। क्या बताएंगे आप, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर इन सब का। तो देखो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर कैसे देखोगे, इन सब का बताना है हमें, इन पांचों में सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखना है। अगर मैं बात कहूँ आपको नॉर्मल आयनाइजेशन एनर्जी, सिर्फ आपको कहूँ कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, या फिर अगर मैं फर्स्ट नहीं बोलता, सिर्फ बोल रहा हूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी, इसका सिंपली मीन्स क्या होता है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर मैं बात करूँ इसके फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की ऑर्डर की, तो आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा आपका, यहाँ पे ऑक्सीजन भी लिख देते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा हमारा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो इंक्रीज करती है तो हमें पता है ये बस इसका ऑर्डर पलट जाएगा क्योंकि ये 2p3 है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमारी ये हो जाएगी, फर्स्ट, ये क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। लेकिन मैंने पूछा क्या है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछा है। देखो अब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कहाँ से कंपेयर करोगे, लिथियम से आपने जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बन गया, ये लिथियम प्लस बन गया। बेरिलियम से आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बन गया, बेरिलियम प्लस बन गया। बोरॉन से आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बन गया, बोरॉन प्लस बन गया। कार्बन से आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बन गया, कार्बन प्लस बन गया। और ऑक्सीजन से आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बन गया, ऑक्सीजन प्लस बन गया। और नाइट्रोजन से निकाल दिया तो नाइट्रोजन प्लस बन गया। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखना, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या था, 1s2 2s1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ये बोरॉन और बार ये करो ना, यहाँ बेरिलियम की ज़्यादा होगी बोरॉन से। बोरॉन का यहाँ पे बेरिलियम का क्या था, 1s2 2s2, यहाँ पे क्या था 1s2 2s2 2p1। कार्बन का क्या था 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन का क्या था 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का क्या था 1s2 2s2 2p4। अब देखो एक एक इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो यहाँ पे लिथियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया, 1s2। यहाँ पे बेरिलियम बोरॉन का क्या हो गया, 1s2 2s2। यहाँ पे बेरिलियम का क्या हो गया, 1s2 2s1। यहाँ पे कार्बन का क्या हो गया, 1s2 2s2 2p1। ऑक्सीजन का क्या हो गया, 1s2 2s2 2p3। यहाँ पे इसका क्या हो गया, नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p2। देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, 1s2 जनरली किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, हीलियम का, याद कर लो, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। अच्छा 1s2 2s2 ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, बेरिलियम का। 1s2 2s1 ये किसका कन्फिग्रेशन होता है, लिथियम का। 1s2 2s2 2p1 ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, बोरॉन का। 1s2 2s2 2p3 ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, नाइट्रोजन का। 1s2 2s2 2p2 ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, कार्बन का। अब देखो, अब हमें IE सेकंड का सिंपली मीन्स क्या हो गया, हमें इन सबको कंपेयर करना है। तो सबसे ज़्यादा हीलियम की, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखो बेरिलियम, लिथियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये तो नॉर्मल वही वाले हो गए। देखो ये वाले, इनको अरेंज करोगे तो कैसे करोगे, सबसे ज़्यादा किसकी होगी हमारे पास, यहाँ पे नाइट्रोजन की होती है। फिर उसके बाद किसकी होती है हमारे पास, नाइट्रोजन के बाद कार्बन की होती है, कार्बन की होती है। कार्बन के पास बेरिलियम की, फिर बोरॉन की और फिर लिथियम की। इनको अरेंज करो, हीलियम हो गया हमारा। हीलियम के बाद में कौन होगा, नाइट्रोजन। अच्छा लिथियम भी है तो ठीक है, लिथियम की इधर सबसे कम हो जाएगी। नाइट्रोजन हो गया, उसके बाद कार्बन, उसके बाद क्या लिखा हमने, कार्बन के बाद में बेरिलियम, बेरिलियम के बाद में बोरॉन, बोरॉन के बाद में लिथियम। ये हमारी आयनाइजेशन एनर्जी आई सेकंड की। लेकिन ये देखो आपने हीलियम लिखा किसको है, आपने हीलियम लिखा है लिथियम को। यहाँ पे हीलियम कौन बनाया हमारा, लिथियम बनाया। तो हमारा आयनाइजेशन एनर्जी का सेकंड ऑर्डर देखो क्या हो गया कि लिथियम की सबसे ज्यादा। फिर नाइट्रोजन आपने किसको लिखा है, नाइट्रोजन आपने लिखा है ऑक्सीजन को, तो यहाँ पे ऑक्सीजन। फिर आपने कार्बन लिखा है, कार्बन आपने किसको लिखा है, कार्बन आपने लिखा है नाइट्रोजन को, कार्बन आपने नाइट्रोजन को लिखा है। फिर आपने क्या लिखा है, बेरिलियम, बेरिलियम आपने किसको लिखा है, बेरिलियम, बेरिलियम आपने लिखा है बोरॉन को, बोरॉन। फिर आपने क्या लिखा है, बोरॉन के बाद में लिथियम, लिथियम आपने किसको लिखा है, लिथियम आपने लिखा है बेरिलियम को। ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है, यहां लिख रहा हूं मैं इसका आंसर। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या आया हमारे पास, देखो लिथियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बोरॉन और बेरिलियम।
इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं भाई कंपटीशन में, कि ये दे दिया आपको, क्या करना है, इनका ऑर्डर लिखना है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का, तो इस तरीके से लिखो। ये तो इतना सारा बड़ा मैटर हो गया, ऐसे थोड़ी सॉल्व करोगे, ये तो तुम्हें समझाने के लिए था। सॉल्व कैसे करना है, सिंपल ट्रिक, सिंपल ट्रिक। क्या सिंपल ट्रिक, इतना ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी। सिंपल ट्रिक क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने की, आपको आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड पूछ ले, आपको आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड पूछ ले, क्या ट्रिक यूज करोगे। आपको दिया क्या है, आपको पूछा है भी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखिए, किसका, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का। अब सेकंड पूछा है ना आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, तो आप इन सब एलिमेंट को एक एक एलिमेंट पीछे खिसका दीजिए। लिथियम से पहले कौन आता है, ये लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। इसको एक पीछे खिसका दो, यानी कि क्या बन गया, ये हीलियम। बेरिलियम को एक पीछे खिसकाओ, क्या बन गया, लिथियम। बोरॉन को एक पीछे खिसकाओ, क्या बन गया, बेरिलियम। कार्बन को एक पीछे खिसकाओ, क्या बन गया, बोरॉन। नाइट्रोजन को एक पीछे खिसकाओ, क्या बन गया, कार्बन। ऑक्सीजन को एक पीछे खिसकाओ, नाइट्रोजन। अब सीधा इनका ऑर्डर लिख दो, इनका कौन सा, नॉर्मल आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। इनका आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर अभी हमने लिखा, हीलियम की सबसे ज्यादा, फिर नाइट्रोजन की, फिर कार्बन की, फिर बेरिलियम की, फिर बोरॉन की और फिर लिथियम की। अब देखो, अब ये आपने क्या लिखा था, हीलियम किसको लिखा था, लिथियम को। नाइट्रोजन किसको लिखा था, ऑक्सीजन को, ठीक है। उसके बाद में कार्बन किसको लिखा था आपने, नाइट्रोजन को। उसके बाद में बेरिलियम किसको लिखा था आपने, बोरॉन को। उसके बाद में बोरॉन किसको लिखा था आपने, कार्बन को। उसके बाद में लिथियम, लिथियम किसको लिखा था आपने, बेरिलियम को। ये लो, ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आ गया, ये देख लो, लिथियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बोरॉन, कार्बन और बेरिलियम, कार्बन और बेरिलियम, ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आ गया। अब आपसे ऐसे पूछ लेता है, ये तो देखो वेरी सिंपल सा ट्रिक, सिंपल ट्रिक। सेकंड एनर्जी पूछी है तो आप एक एक स्टेप पीछे कर दो, यानी कि एक एक एटॉमिक नंबर पीछे कर दो और उनका नॉर्मल आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिख दो। नॉर्मल आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखोगे, उसी तरीके से वो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। अब आपसे ये पूछ लेता कि आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड बताइए इन्हीं एलिमेंट्स की, तो अब आप क्या करते हैं, इनको 2 स्टेप पीछे ले जाते हैं, यानी कि लिथियम से 1 स्टेप पीछे, तो हीलियम एक एटॉमिक नंबर पीछे थे, 2 एटॉमिक नंबर पीछे क्या हो जाता, हाइड्रोजन हो जाता। फिर आप उनका करके नॉर्मल ऑर्डर लिख देते, फिर नॉर्मल ऑर्डर को वापस से कन्वर्ट करके क्या कर देते, आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड पता चल जाती। तो सिंपल ट्रिक, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई आईआईटीज के अंदर। सिंपल सा तरीका पता चला, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड। फर्स्ट तो लिख ही लोगे, जो मैंने आपको बताया है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेफ्ट टू लेफ्ट जाने पे क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी चेंज होगी। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड का ऑर्डर इस तरीके से, तो सिंपली क्या करोगे, जो एलिमेंट्स हैं उनको एक एक, अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड पूछी है तो आप एक एलिमेंट पीछे खिसका के सबका ऑर्डर लिख लोगे और वापस से उनको कन्वर्ट कर दोगे, जैसे आपको कन्वर्ट किया था कि हमने हीलियम किसको लिखा था, लिथियम को, तो लिथियम लिख दिया। नाइट्रोजन किसको लिखा था, ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन लिख दिया। इस तरीके से हमें करना, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं भी कंपटीशन में, ठीक है। ये हमने पीरियड्स के अंदर ट्रेंड देख लिया। अब हम बात करते हैं कुछ ग्रुप्स के अंदर भी क्या है, एक्सेप्शनल ट्रेंड्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब ग्रुप्स के अंदर बात करते हैं कि ग्रुप्स के अंदर क्या एक्सेप्शनल ट्रेंड्स हैं। देखो, जो एक्सेप्शनल क्वेश्चन है वही बता रहा हूं मैं आपको, सीधे सीधे जो आते हैं ना हमारे कंपटीशन के अंदर। एक तो होता है हमारा 13th ग्रुप, ये बहुत ही पूछा जाता है, 13th ग्रुप, और एक 14th ग्रुप। ये 2 ग्रुप हैं भाई मोस्ट, जो कहते हैं ना फेवरेट ग्रुप्स आयनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 13th ग्रुप क्या था, याद होगा आपको, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ठीक है। 14th ग्रुप क्या था आपका, कार्बन, सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कहे सीता जी सुनो, टिन, प्रभु, लेड, ये था, ठीक है। अब जनरली हमने क्या बात की थी, और ये हमारा फर्स्ट ग्रुप भी लिखता हूं मैं, ये फर्स्ट ग्रुप है हमारा। फर्स्ट ग्रुप क्या था हमारा, देखो, है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। अप टू डाउन जाने पे क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी। क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी। लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी। तो अगर आपसे, मैंने आपको बताया हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी थी, हीलियम की, वैसे ही इस पूरी पीरियडिक टेबल में लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, सीजियम की होती है। किसकी होती है, लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, सीजियम की होती है। सीजियम से नीचे फ्रोंसियम भी होता है। अब आपको फ्रोंसियम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फ्रोंसियम एक तरीके से रेडियो एक्टिव एलिमेंट है स्टूडेंट्स, तो उसको कंसीडर नहीं करते हम। तो हम किसकी बात करते हैं, जो लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो किसकी है, सीजियम की। बहुत बार ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि हाईएस्ट एनर्जी किसकी है पीरियडिक टेबल में, हीलियम की, लोवेस्ट किसकी है, सीजियम की, ठीक है। अब देखो इन ग्रुप्स में भी जनरली यही होना चाहिए था कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या करनी चाहिए थी, डिक्रीज करनी चाहिए थी। यानी कि सबसे ज्यादा बोरॉन की, फिर एल्यूमिनियम की, फिर गैलियम की, फिर इंडियम की, फिर थैलियम की, ये होनी चाहिए थी। बट इस ग्रुप में ऐसा नहीं होता।
इस ग्रुप में ऐसा नहीं होता। तो इस ग्रुप में होता क्या है, देखो याद करना है बच्चों, ये ग्रुप आपको याद करना है। इस ग्रुप में कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ एटॉमिक नंबर है हमारे यानी कि Z, और यहाँ पे क्या आयनाइजेशन एनर्जी है, कुछ इस तरीके से वेरी करती है आयनाइजेशन एनर्जी पे। ये जो होता है सॉरी, ये जो होता है बोरॉन, ये एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये आयनाइजेशन एनर्जी है इस एक्सिस पे। सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, बोरॉन की। किसकी है, बोरॉन की। फिर किसकी है, देखो इसके बाद में किसका नंबर आ रहा है, थैलियम का। इसको थोड़ा सा ऊपर करो इससे, ये रहा थैलियम। फिर किसकी आ रही है, थैलियम। थैलियम के बाद में किसकी आ रही है, गैलियम। गैलियम के बाद में किसकी आ रही है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद में किसकी आ रही है, इंडियम। एल्यूमिनियम के में किसकी आ रही है, इंडियम। तो ये आपको याद करना है ऑर्डर भाई, कि आयनाइजेशन एनर्जी का थर्ड ग्रुप 13th ग्रुप के अंदर क्या है, बोरॉन। अगर इसको वैसे नंबरिंग में कई ट्रिक ऐसी होती है कि नंबरिंग से याद किया जाता है 1 5 3 2 4, 153 24 इसका आंसर होता है, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। पहला यानी कि 1 यानी कि बोरॉन, 2 3 4 5, तो पहला, फिर 5th थैलियम, फिर क्या आया थर्ड गैलियम, फिर क्या आया सेकंड एल्यूमिनियम, फिर ये ट्रिक क्या होती है जनरली 1 5 3 2 4 13th ग्रुप की। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो थैलियम है, आपने लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा होगा, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो उस लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का जो इफेक्ट है ना, वो थैलियम तक पड़ता है, थैलियम पर भी पड़ता है, आगे भी पड़ता है, थैलियम पर भी पड़ता है। तो थैलियम पर भी पड़ता है तो थैलियम क्या हो जाता है, ये भी सिकुड़ जाता है। अब सिकुड़ जाएगा तो इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। साइज छोटा हो जाएगा तो ये इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ऐसे एल्यूमिनियम पे भी इफेक्ट पड़ता है। एल्यूमिनियम पे जो इफेक्ट पड़ता है वो डी ब्लॉक का ट्रांजिशन इफेक्ट पड़ता है, इसकी वजह से इसका भी साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। तो मोस्ट ओवर बात ये है कि बच्चों आपको ये ऑर्डर याद रखना है। 13th ग्रुप का ऑर्डर, ये रट्टा मारना है एक तरीके से, ये समझ लो। बता तो दिए ही मैंने कि कॉन्ट्रैक्शन, जैसे रट्टा तो नहीं कहेंगे इसको, जैसे इसका तो क्या हो गया इफेक्ट, थैलियम का इफेक्ट तो क्या हो गया, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और जो आपका इंडियम है, इसका इफेक्ट क्या हो गया, ट्रांजिशन इफेक्ट, सॉरी गैलियम का इफेक्ट कैसे हो गया, ट्रांजिशन इफेक्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर आते हैं 14th ग्रुप के अंदर। तो 14th ग्रुप के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं होता। 14th ग्रुप के अंदर बस ये जो हमारा पीबी है, लेड, जैसे ये हमारा 14th ग्रुप है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, टिन और लेड। तो यहाँ पे क्या होता है, अप टू डाउन जाने पे क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। तो लेड की सबसे कम होनी चाहिए। बस यहाँ पे बस ये लेड जो है ये वेरी कर जाता है, यानी कि कार्बन की सबसे ज़्यादा, फिर सिलिकॉन की, फिर जर्मेनियम की, फिर लेड और फिर टिन, ये होता है। यानी कि लेड की सबसे कम ना होकर टिन से ऊपर चली जाती है, सिर्फ एक का फेरबदल होता है। किसके कारण से, वही लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट पड़ता है यहाँ तक, और साइज क्या होता है, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है और ये ऊपर चला जाता है इसके साइज, और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये दोनों ग्रुप की भी आयनाइजेशन एनर्जी आपको याद रखनी है। बहुत कम क्वेश्चन आते हैं सीधे के सीधे इन्हीं ऑर्डर्स पे, जो ऑर्डर लिखा दिए कंपटीशन के अंदर, आईआईटी के अंदर, नीट के अंदर सीधे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तो ये सारा आपका समराइज हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करती है पीरियड के अंदर, ग्रुप के अंदर, ये सारी हमने बात कर ली। कुछ एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम कुछ। पहला क्वेश्चन है, लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बतानी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको कि ये 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनमें लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी होगी। देखो, करो सॉल्व, ट्राई करो पॉज करके, फिर देखते हैं। देखो इधर कैसे होगा, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, याद हो तो, नियॉन का। 1s2 2s2 2p5 ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, फ्लोरीन का। 1s2 2s2 2p3 ये किसका होता है, नाइट्रोजन का। 1s2 2s2 2p6 3s1 ये किसका होता है, किसका होता है ये, सोडियम का। अब देखो किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो लोएस्ट है। तो ये तो एक ही पीरियड के हैं सारे के सारे, और ये ग्रुप का है, कौन से ग्रुप का है, थर्ड ग्रुप का है। ठीक है, थर्ड ग्रुप का, ये सेकंड पीरियड के हैं, ये थर्ड पीरियड का है, ये सेकंड पीरियड के हैं। तो इनमें हमें पता है नियोन की सबसे ज़्यादा, फिर फ्लोरीन की, फिर नाइट्रोजन की, ये तो हमें पता है। अब सोडियम की देखो, इसी ग्रुप में होता, इसी पीरियड के अंदर अगर सोडियम होता है, यानी कि लिथियम वाला। ठीक है, लिथियम वाले की क्या होती है, इससे कम होती है, और नीचे आने पे भी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी हमारी,
कम होती जाएगी। तो यहाँ पे हर तरीके से जो सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। या इसको सिंपल से आप साइज से भी देख सकते हो। यहाँ पे देखो कितने हैं शेल, 2 शेल हैं, सेकंड शेल है, और यहाँ पे क्या हो गया, थर्ड शेल आ गया। तो शेल क्या हो गया, बड़ा हो गया, यानी कि साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अगर साइज इंक्रीज हो जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, 4th की होगी। इसमें देखो ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, बोरॉन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी का क्या लिखना है आपको, ऑर्डर लिखना है। तो देखो किस किस सीरीज में होंगे ये। अगर मैं बात करूं कि बोरॉन, बोरॉन तो हमारा किधर होगा, 13th ग्रुप में, ठीक है। ये 14th, ये 15th, ये 16th और ये 17th ग्रुप, बोरॉन ये रहा। फास्फोरस किधर होगा, फास्फोरस कौन से ग्रुप में होगा हमारा, ये 14th ग्रुप में यहां होगा। सल्फर किस ग्रुप में होगा, ऑक्सीजन वाले ग्रुप में होगा, ठीक है। और 16th ग्रुप में क्या होगा हमारा, सॉरी 15th ग्रुप में, 14th ग्रुप में कार्बन होगा, 15th ग्रुप में नाइट्रोजन फॉस्फर होगा, 16th ग्रुप में ये होगा, ठीक है। अब 17th ग्रुप में क्या होगा, फ्लोरीन होगा। ये आपकी पोजीशंस हैं इन इलेक्ट्रॉन्स की। अब देख लो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। अगर इस पीरियड में बात करूं मैं, तो नाइट्रोजन तो दे ही नहीं रखा, ऑक्सीजन भी दे नहीं रखा, ठीक है। फ्लोरीन और ब्रोमीन में से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, तो हमें पता है इधर जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो फ्लोरीन की क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन थे इनकी एनर्जी इससे ज़्यादा होगी, और नीचे जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। नीचे जाने पे क्या होगी, कम होगी। कम होगी किस तरीके से कम होगी, इस तरीके से कम होगी। तो सबसे ज़्यादा तो फ्लोरीन की, इसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे कम किसकी, बोरॉन की। सबसे कम किसकी होगी, बोरॉन की होगी, ये भी हमें पता चल गया। अब फास्फोरस और सल्फर में से देख लो, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या होता है, P3, सल्फर का क्या होता है, P4। तो स्टेबल कौन सा होता है, P3 होगा, तो इसकी जो आपकी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। और फिर क्या होगा, सल्फर। इस तरीके से हमारी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखा जाएगा। देखो IITs के अंदर, नीट के अंदर आपको पूरी चीज़ें पता होना चाहिए, आपको पोजीशन पता होनी चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे अच्छे से। जैसे अभी ये क्वेश्चन था, अब ये ना एक पीरियड के थे ना एक ग्रुप के थे, अलग अलग थे। तो आपको पीरियड और ग्रुप इस तरीके से आइडेंटिफाई करने आने चाहिए, तब आप IIT के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट आओ, अब इसमें क्या पूछा है, मैक्सिमम IE सेकंड फॉर द बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, बोरॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इनमें से चारों में से सेकंड IE, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, सीधा का सीधा ट्रिक लगनी चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड देखना है तो हमें क्या करना है, सबको एक एक स्टेप पीछे कर देना है। एक एक स्टेप पीछे कर दो, तो बेरिलियम से पीछे लिथियम, बोरॉन से पीछे बेरिलियम, मैग्नीशियम से पीछे सोडियम, एल्यूमिनियम से पीछे मैग्नीशियम। अब इनका ऑर्डर देखो तुम आयनाइजेशन एनर्जी का, इनका ऑर्डर क्या होगा, ये ऑर्डर है। अब ये अरेंज होते हैं इस तरीके से, ये फर्स्ट आपका ग्रुप है, ये सेकंड आपका ग्रुप है। अब देखो इधर से इधर जाने पे क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, और इधर से इधर जाने पे डिक्रीज होगी। तो सबसे कम किसकी होगी, Mg की, सबसे ज्यादा किसकी होगी, लिथियम की। अब यहाँ पे आपने लिथियम कहा किसको है, लिथियम आपने कहा है बेरिलियम को। किसको कहा है आपने, बेरिलियम को। तो हाईएस्ट IE2 किसकी ज्यादा होगी, बेरिलियम की ज्यादा होगी। हाईएस्ट IE2 किसकी ज्यादा होगी, बेरिलियम की ज्यादा होगी। समझ आई बात। सिंपली क्या करना, अगर आपको IE थर्ड पूछ लेता, तो अभी हमने क्या किया, एक एक एटॉमिक नंबर पीछे किया, फिर दो दो एटॉमिक नंबर पीछे करके उनका ऑर्डर देख लेते, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट था वो देख लेते। तो इस तरीके से हम आयनाइजेशन एनर्जी के रिगार्डिंग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। तो इसके आगे की प्रॉपर्टीज हैं वो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।